घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी आज की एक कहानी अमजद की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ कई साल पहले घटी थी, जब मेरी उम्र 20 साल की थी। बात कुछ ऐसी थी कि मैं एक शाम अपने घर से कहीं जा रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन जहाँ पर भी जाना था मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था। मैंने पहले तो बाइक से जाने का सोचा और इसीलिए बाइक चालू करके मैं काफ़ी दूर तक बाइक से ही चला गया। उसके बाद रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, जिस वजह से मैंने बाइक को वहीं पर खड़ा कर दिया और वहाँ से लिफ्ट लेकर मैं उस जगह के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच गया। अब वहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर और मुझे अंदर जाना था। वो एक पिछड़ा सा गांव था। जब मैं वहाँ से पैदल आगे जा रहा था तभी रास्ते में मुझे एक बहुत पुराना टूटा फूटा सा खंडर नज़र आया। वो खंडर देखने के बाद मैं 1 मिनट के लिए वहीं रुक गया। उसका कारण ये था कि उस खंडर के पास मुझे एक औरत दिखाई दी जो खड़ी हुई थी। काफ़ी लंबे बाल थे, मानो उसके सर के बाल पैरों तलक होंगे। यही नहीं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखाई दे रही थी। मैं उसे देखकर 1 मिनट रुका और मैं वहीं से खड़े होकर आवाज़ लगाया, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे एक बार को लगा कि शायद ये औरत किसी परेशानी में है, तो क्यों ना मैं जाकर इसकी मदद कर दूं। जब मैं नज़दीक पहुंचा और उससे बात करने लगा, तब वो औरत एकदम से गायब हो गई, जैसा कि मानो वो मुझे देखकर छुप गई हो। मैंने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया और जिधर मुझे जाना था मैं दोबारा वहाँ से पलटकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। वहाँ से काम ख़त्म करके मुझे लौटने में लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। मैं जानता था कि मुझे मेन रोड तक तो पैदल ही आना होगा, फिर वहाँ से किसी से लिफ्ट लेकर मैं दोबारा अपने घर की ओर निकल जाऊँगा। जब मैं वहाँ से लौट रहा था तब रात के अंधेरे में मुझे दोबारा वही खंडर के पास वही औरत, और जैसा मैंने उसको पहले देखा था ठीक वैसी ही पोजीशन में खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने उस पर इस बार पहले तो ये सोचा कि ध्यान नहीं देता हूँ और निकल जाता हूँ, लेकिन अगर वो औरत शाम से लेके अभी रात तक वहाँ पर खड़ी है तो कुछ तो बात होगी। शायद वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराई हुई होगी या परेशान होगी। इसी वजह से मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे फिर से आवाज़ लगाकर पूछा, लेकिन इस बार वो औरत खुद मेरे पास चलते हुए आई। मैं जिस रास्ते पर था उस रास्ते पर मैंने आगे पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि वो आकर मुझे अपनी परेशानी बताएगी। वो मेरे पास आई और बस चुपचाप एक पुतले की तरह खड़ी हो गई। वो न आगे कुछ बोल रही थी और न ही वो कोई इशारा कर रही थी। बस ऐसा खड़ी थी जैसा कि मानो सामने किसी पुतले को रख दिया हो। मैंने उसे वहाँ पर दोबारा पूछा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हो, मैं क्या आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। मुझे एक बार को फिर यूं लगने लगा कि ये औरत पागल ही है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा। तब मैंने देखा कि वो औरत भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो मेरा पीछा कर रही है। मैं एकदम से रुका, पीछे मुड़ा और उसे देखकर कहने लगा, अरे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं कर दूंगा, ऐसा मेरे पीछे कहाँ तक आप आओगे? लेकिन इस पर भी उसका कोई जवाब नहीं था। बस वो शांत एकदम से खड़ी हुई थी। अगले ही पल मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और वो औरत भी धीरे धीरे मेरे पीछे आ रही थी। फिर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो औरत एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसा मानो एक हवा का झोंका था। इतनी तेज़ी से कोई कैसे आ सकता था, मैं उस समय वही सोच रहा था। उसने मुझे देखा और दोबारा उस खंडर की ओर इशारा किया। मैंने कहा, क्या है वहाँ पर? वो बस वहाँ का इशारा ही कर रही थी। मुझे लगा कि शायद हो सकता है इसका कोई बच्चा हो
या कोई इसका फैमिली मेम्बर हो जो वहाँ पर फंस गया हो। और मैं फिर से अपना रुख मोड़ लिया और मैं कहने लगा कि अगर वहीं जाना था आप मुझे पहले ही बोल देते, मैं आपकी मदद वहीं कर देता, इतना आगे तक आने की क्या ज़रूरत थी। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चुपचाप चलते रही। जब मैं उस खंडर के पास पहुंचा तो वो अंदर चले गई। मुझे लगा अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वो औरत एकदम से कहीं गायब हो गई। अब वो कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने आसपास देखा, बस एकदम गहरा अंधेरा था। मैं तुरंत ही दरवाजे के पास आया और चांद की रोशनी में मैंने देखा कि वो औरत बाहर खड़ी हुई थी और वो एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। वो हवा में ही एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जा रही थी। ये देखकर मेरा तो सर चकरा गया और मेरा खून मेरे शरीर में बर्फ जैसा जम गया। मुझे उस वक्त समझा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुरंत ही वहां से निकलकर भागना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर बर्फ जैसे जम चुके थे। मैं वहां से जल्दी जल्दी निकला और भागने लगा, लेकिन वो जो औरत अभी उड़ रही थी वो ठीक मेरे साथ ही थी और मुझे घूरे जा रही थी। उसके लिए भागना तो मानो जैसा नामुमकिन था। बस वो उड़ते हुए ही मेरे साथ साथ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खड़े है और बिल्कुल आराम से मुझे देख रही है। मैं जानता था कि ये भूत ही है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं भागते हुए हाईवे तक जल्दी से पहुंच जाना चाहता था, लेकिन तभी ही मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। वो एक ऐसा रियल इंसिडेंट मेरे साथ था जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं तुरंत ही वहां पर उठा और उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए पीछे आगे देखने लगा, लेकिन अब वो औरत कहीं नहीं थी। मुझे लगा कि शायद अब उससे मेरा पीछा छूट गया है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि फिर से मैंने उसे अपने पीछे ही आते हुए देखा। इस बार वो एकदम से मेरे करीब आई और कहीं गायब सी हो गई और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। एक बार को यूं लग रहा था कि शायद उसने मेरे शरीर को अपने वश में कर लिया है या वो मेरे शरीर में घुस गई है। मैं वहीं पर खड़े होकर कांपने लगा और अगले ही पल फिर से मुझे एकदम नॉर्मल लगने लगा, लेकिन अब वो मेरे सामने आकर खड़ी थी। यानी मैं गलत नहीं था, वो मेरे शरीर में जा चुकी थी और जैसे ही वो निकली तब ठंड बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। वो मेरे सामने आकर अब खड़ी हो चुकी थी, लेकिन मैं उसे पार करके जा नहीं सकता था। उसने मुझे अब जोर से धक्का दिया। मैं काफ़ी दूर तक जाकर गिरा। फिर उसने मेरा पैर पकड़ा और घसीटते हुए मुझे उसी खंडर में ले जाने लगी और मैं रास्ते में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो कच्चा पथरीला रास्ता था। मुझे काफ़ी ज़्यादा मार भी लग रही थी और अब मेरे शरीर में बहुत जगह घाव आ चुके थे। मैं चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ से छोड़ दे, जाने दे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। फिर अगले पल में मुझे एक बात याद आई और मैंने तुरंत ही मेरे हाथ में जो धागा बंधा हुआ था उसे निकाल दिया, क्योंकि उस धागे में बहुत ज़्यादा खुशबू लगी हुई थी। वो एक तावीज़ थी जो कि मुझे एक बाबा ने दी थी और उस तावीज़ पर मैं रोज़ाना परफ्यूम लगाता था, यानी कि इतर। वो परफ्यूम वाला धागा निकालने के बाद वो औरत भी एकदम से गायब हो गई और वो उस धागे के पास ही जाकर खड़ी हो गई। दरअसल कुछ समय पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो रही थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता कि कोई मेरे आसपास है या कोई मुझे परेशान कर रहा है। हर समय मुझे एक बेचैनी सी होती। तो मैं एक बाबा के पास गया था और उन्हें जाकर सारी बात बताई थी। उन्होंने मुझे वो धागा दिया और कहने लगे कि इस पर रोज़ाना खुशबू लगाते रहना। मैंने कहा उससे क्या होगा? वो कहने लगे कि तुम्हारे आसपास नापाक जिन होते हैं जो सही नहीं है। जब तुम ये धागा पहनोगे और रोज़ाना इस पे खुशबू लगाओगे तो वो अपने आप सारे जिन दूर चले जाएंगे। मैं जैसे ही वो धागा निकाला वो जिन भी चले गई और मुझे बाद में पता चला कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक जिन थी। मैं आने के बाद उस बाबा को सारी बात बताया। वो कहने लगे कि वो जिन अच्छी थी और तुम्हारे हाथ पर जो धागा बंधा हुआ था वो उसी के पीछे पागल हो गई थी। यानी उसको खुशबू काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो मुझसे खुद को दूर नहीं रखना चाह रही थी।
बाबा ने कहा कि अगर सही समय पर तुम वो धागा नहीं निकालते तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती। मैंने उनसे पूछा भी क्या वो मुझे मार देती। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मारती नहीं, बस वो तुम्हें पाना चाहती थी। और उस दिन के बाद से दोस्तों मैं कोई धागा नहीं पहनता। फिर ये हुआ कि जो बुरे जिन थे यानी नापाक जिन, वो भी हट गए और दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई घटना आज तक नहीं घटी। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी हमें प्रयाग ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये घटना मैंने अपने मामा जी से सुनी थी जब वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह रेते सीमेंट पहुंचाने का काम करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको डिलीवरी के लिए कहीं दूर जाना था। मामा बताते हैं कि मैं ट्रक लेकर अपने गोडाउन से दिन के समय निकला था। कुछ दोपहर के 2 बज रहे थे। जब मैं रास्ते में जा रहा था तब बहुत ज़्यादा धूप थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाता हूँ और कहीं आराम कर लेता हूँ। मैंने ट्रक को वहाँ से थोड़ा आगे पहुँचाने के बाद एक कोने में रुका दिया। गर्मियों के दिन चल रहे थे। मैं फिर शाम के 5:30-6 बजे के आसपास दोबारा अपनी ट्रक में बैठा और ट्रक को चालू करके आगे बढ़ने लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। रात के करीब 11:30 बजे मैंने एक जगह ट्रक रुकाया और कुछ खाने का सोचा। जिस ढाबे पर मैंने ट्रक रुकाया था वो ढाबा भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। मैं वहाँ जाकर जल्दी जल्दी खाना खाया और मैं खाना खा ही रहा था कि तभी ही वो लोग वहाँ का ढाबा बंद ही कर रहे थे। मैं निकला और फिर पूरा ढाबा वैसे ही वहाँ का बंद हो गया। उसके बाद में मैं ये सोच रहा था कि अभी खाना खाया तो कुछ देर के बाद ट्रक आगे लेकर निकलूँगा। ढाबा बंद हो गया था तो आराम करने की जगह समझ में नहीं आ रही थी। मैं वही ट्रक की ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करके वहीं पर लेट गया। बस उस हाईवे पर मेरा ही एक ट्रक खड़ा हुआ था। गाड़ियां इक्का दुक्का जो कि पास से तेजी से जा रही थी। अचानक से मैंने ट्रक में से ही कुछ आवाजें सुनी। वो आवाजें कुछ ऐसी थी कि जैसा कोई चूहा किसी चीज को कतरता है। मुझे लगा कि कहीं चूहा तो नहीं घुस आया। मैं अच्छे से ट्रक के अंदर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद हो सकता है चला गया होगा। दोबारा से वैसी ही आवाज आई। इस बार मैं ट्रक के तुरंत नीचे उतरकर देखने लगा। जब मैं नीचे उतरकर सीट के नीचे और अच्छे से देखा तब भी वहां पर कुछ नहीं था। वो आवाज अब और बढ़ गई थी और पीछे से आ रही थी। मैं ट्रक के पीछे की ओर चढ़ा और जाकर देखने लगा। मैंने पाया कि वहां पर कुछ मांस के टुकड़े रखे हुए थे। शायद वो किसी जानवर के थे या पता नहीं किसी इंसान के भी हो सकते हैं। मैं वो देखकर एकदम से घबरा गया कि ये मैंने यहाँ पर क्या देखा और ये यहाँ पर आए कैसे। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें ट्रक से बाहर फेंका। जब मैं उन्हें ट्रक से बाहर फेंका तो वहीं ढाबे के पास से ही, या यूँ कहिए कि ढाबे के पीछे जो जंगली झाड़ियाँ थी उनमें से बहुत सारे कुत्ते बाहर निकल कर आए और वो मांस के टुकड़ों को खाने लगे। लेकिन उनमें से एक कुत्ता जो था वो बस दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था कि अगले ही पल मैंने देखा वो कुत्ता जोरों से रोने लगा। कुत्ते का भौंकना अलग होता है और रोना अलग होता है। वो रो रहा था मुझे देखकर। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे देखकर रो क्यों रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ नेगेटिव वाइब्स आने लगी। तो मैंने इसीलिए अपनी ट्रक दोबारा चालू किया और वहाँ से ट्रक को तेज़ गति से आगे बढ़ाने लगा। कुछ देर के बाद आगे मैं जहाँ पर रुका दोबारा तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। पूरे दिन से ट्रक चला चला कर थक चुका था। मैंने आसपास देखा तो कुछ नहीं था। रास्ता भी अब बिल्कुल सुनसान हो चुका था। तो 2-4 वहाँ पर बड़े पेड़ थे, उन्हीं के नीचे जाकर ट्रक को रुका दिया और घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज रहा था। फिर मन में सोचा कि सुबह 6 बजे दोबारा ट्रक लेकर आगे बढ़ूंगा और आराम से सो गया। आधे घंटे के बाद मेरी आंख एक आवाज़ से खुली। जब मैं उठकर वो आवाज़ को ढूंढने लगा तो पाया कि अब वो आवाज़ ठीक ट्रक की छत पर से आ रही थी। मैं ट्रक की छत पर चढ़ा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। बस कुछ पत्थर रखे हुए थे, शायद पहले से होंगे वो। मैंने वो पत्थर को वहाँ से निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पर आने लगा तो मैंने देखा कि मैं खुद ही अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था।
वो देखने के बाद मेरा हाथ उस ट्रक के हैंडल से छूटा और मैं ज़मीन पर ज़ोर से गिरा। मैं जब गिरा तो बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगी थी। मैं धीरे से उठा, खुद को संभालते हुए दोबारा वहाँ पर देखा तो अब पाया कि सीट बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी जो मैंने देखा वो क्या था। मैं एक बार फिर से वहीं पर खड़े होकर अच्छे से चेक करने लगा कि अचानक से जो ट्रक में हम लोग छोटा सा लैंप लगा कर रखते हैं, लाइट, वो एकदम से बंद हो गई और एकदम अंदर केबिन में अंधेरा छा गया। फिर किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ भी मेरे ही जैसी थी और वो आवाज़ मुझे अंदर आने के लिए कह रही थी। मैं बाहर खड़े होकर ही चिल्लाने लगा, कौन है अंदर, बाहर आओ। लेकिन मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इस बार एकदम शांत था अंदर। मैंने अंदर जल्दी से घुसा और वो लैंप को दोबारा चालू किया। सोचने वाली बात ये थी कि मैंने तो लैंप का बटन बंद नहीं किया था, फिर वो बटन अपने आप बंद कैसे हो गया। मैंने जब लाइट चालू की तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। तभी मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और वो ट्रक के दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दिया। मैंने उसके बाद अपनी विंडशील्ड के सामने देखा कि मेरे ही जैसा एक आदमी, जैसे मैंने कपड़े पहने थे वैसे ही, यहाँ तक हमारी शक्ल भी एकदम एक जैसी थी, वो सामने खड़ा हुआ था और मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मुझे उसे देखकर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अपने ट्रक को चालू किया और जल्दी से वहाँ से आगे ले जाने का सोचा, लेकिन इस बार ट्रक मेरी चालू होने के अगले ही सेकंड में बंद पड़ गई। मैंने 2-3 बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चालू हुई। फिर उसने मेरे पास आया, यानी कि दरवाजे के पास, और दरवाजे को देखा। पता नहीं अपने आप ही फिर दरवाज़ा कैसे खुल गया और वो ऊपर चढ़ने लगा। मैं अंदर ही बैठे बैठे चिल्ला रहा था, दूर जाओ मेरे से, मेरे पास मत आओ। लेकिन वो मेरे पास आया और ठीक मेरे बाजू में आकर बैठ गया। मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, चलो। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वहाँ से आगे बढ़ूँ और ट्रक अपने आप ही चालू हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि अब गाड़ी, यानी कि वो ट्रक, अपने आप आगे चलने लगी। नहीं चाहते हुए भी मैंने स्टीयरिंग को संभाला और आगे बढ़ रहा था। मेरे सर से पसीने जा रहे थे डर की वजह से। मैंने जब दोबारा उसकी ओर घूमकर देखा तब वो वहाँ पर नहीं था। मैंने ट्रक को स्पीड में आगे भगाया, लेकिन अगले ही कुछ देर के बाद एक आदमी को मैंने सामने ठोक दिया और उसके खून के छींटे भी मेरी विंडशील्ड पर लगे हुए थे। तो मैं नीचे उतरा उसे देखने के लिए। जब मैं नीचे उतरा और उस आदमी को देखने लगा तो इस बार मैंने देखा कि ये मैं ही हूँ जो वहाँ पर मरा पड़ा था। बहुत सारा खून उस ज़मीन पर बिखरा हुआ था। ये देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि पास में एक गाड़ी खड़ी हुई थी और कुछ लोग मेरे आसपास थे जो मेरे मुंह पर पानी के छींटे देकर मुझे उठा रहे थे। मैं उठा और अपने आसपास देखने लगा तो ना ही तो कोई वहाँ पर मरा पड़ा था और ना ही किसी का वहाँ पर खून था। इसके बाद मैंने अपनी ट्रक चालू की, ऊपर वाले का नाम लिया और ट्रक को तेज़ गति से भगाने लगा। फिर मैं जहाँ पर सामान ले जाना था वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैं वैसे लंबे सफ़र रात के समय बिल्कुल नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रमेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है। ये घटना मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। जब मेरी मम्मी की उम्र कुछ 19 या 20 साल की होगी। ये घटना तब उनके ही साथ घटी थी और उन्हीं के गांव में। बात कुछ ऐसी थी कि मेरी मम्मी रोज़ाना शाम में घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद उनकी कुछ फ्रेंड्स हुआ करती थी जिसके साथ वो खेत में जाया करती थी। फिर खेत में कुछ समय रहने के बाद वो लोग 1 घंटे के बाद अपने अपने घर पर लौट आते थे। एक शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी मम्मी घर का सारा काम ख़त्म करके खेत में चले गई और जब वो वहाँ से लौट रही थी तब रास्ते में आते समय
उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जिस पे बहुत सारे जामुन लगे हुए थे। मेरी मम्मी बताती है कि मैं और मेरी 2-3 सहेलियां हम लोग मिलकर उस जामुन को तोड़ रहे थे और उसे तोड़कर हम खाने वाले थे। जैसा जैसा वो जामुन के पेड़ पर हम पत्थर मार रहे थे, वैसा वैसा हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसा कि मानो हम पत्थर पेड़ को नहीं बल्कि किसी इंसान को मार रहे हैं और उसे उस पत्थर से दर्द हो रहा है। ऐसा 3-4 बार हुआ। फिर मैंने मेरी सहेली से कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हमें पत्थर नहीं मारना चाहिए। वो लोग भी मेरी बात मान गए और वहाँ से जब हम लोग मुड़े तभी मेरी मम्मी की दोस्तों में से एक सहेली ने एक बड़ा सा पत्थर उठाई और ज़ोर से उस पेड़ पर मारा, जिसके बाद अब आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आई। ऐसा लगा कि किसी को पत्थर ज़ोरों से लगा है। और वो आवाज़ आने के बाद दोबारा से किसी के गुस्से में कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि समझ नहीं आया। सूरज बिल्कुल ही डूबने पर था। मेरी मम्मी ने अपनी सहेली से कहा कि मैंने मना किया था ना, तूने फिर से वही काम किया, चल अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। अगली सुबह में मम्मी को एक शॉकिंग न्यूज़ पता चली। वो ये था कि जिस सहेली ने उस पेड़ पर पत्थर मारा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके घर में सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जब मम्मी ने जाके पता किया तो वहाँ से ये बात पता चली कि पिछली रात में ये सोई हुई थी और अचानक से रात में चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मुझे कोई मार रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो वरना मुझे जान से मार देगा। बार बार एक ही बात कह रही थी। और उसके एक भाई से ये बात भी मम्मी ने सुनी कि सामने वाली दीवार को देखकर ये कह रही थी कि कोई इस दीवार के आर पार होकर मेरे पास आता है, मुझे बड़े बड़े पत्थर से मारता है। लेकिन वहाँ पर तो कोई भी पत्थर नहीं थे। पता नहीं उसे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था या ऐसा क्यों लग रहा था। फिर तभी ही उसकी एक कज़िन बहन ने ये बताया जो वहीं पर मौजूद थी। उसका कहना ये था कि जब रात के समय वो चिल्ला रही थी पत्थर का बोलकर, तब वो ये भी कह रही थी कि जामुन के पेड़ से मैं आज के बाद कभी कोई पत्थर नहीं मारूंगी या जामुन के पेड़ से कोई जामुन नहीं तोड़ूंगी। उन लोगों की ये बात सुनकर मेरी मम्मी बताती है कि मुझे समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि बात क्या थी। मैंने तभी के तभी सभी लोगों को वो बात जाकर बता दी कि हमारे साथ क्या क्या घटा था। ये सुनने के बाद उसकी जो एक बड़ी माँ थी वो ये बात कहने लगी कि तुम लोगों को पत्थर नहीं मारना चाहिए था, तुम लोगों ने गलत समय पर उस जामुन के पेड़ पर पत्थर मारा। हमारे साथ जितनी भी सहेलियां थी और दूसरी, तभी उसकी बड़ी माँ ये कहने लगी कि अब सब लोग बहुत चौकन्ना रहना, क्योंकि एक एक करके वो जो भी वहाँ पर थी आत्मा या जिन, वो तुम्हें जान से मार देगा। दोस्तों, अब तक तो हम लोग यही समझ रहे थे बात को, लेकिन बाद में पता चला कि बात तो कुछ और ही थी। बात ये थी कि उस जामुन के पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी और वो चुड़ैल ही थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। शायद दिन का समय था, इस वजह से अगर सूरज पूरी तरह से डूब चुका होता तो हमें वो बिल्कुल साफ दिखाई देती। फिर हम सभी लोग अपने अपने घर पर आ गए। अब उसकी बड़ी माँ ने तो यूँ कहा था कि बहुत चौकन्ना रहना। मेरे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वो रात हम लोग सो गए और अगली सुबह में मेरी एक सहेली की डेथ हुई। तभी हमें उसके घर पर जाना पड़ा। उनके भी घर पर यही बात पता चली कि रात में जब वो चिल्ला रही थी तब वो यही कह रही थी कि पत्थर मत मारो, मैं जामुन नहीं तोड़ूंगी। ये बात सुनकर अब मम्मी और उनकी एक दूसरी जो सहेली थी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए। उसी समय उनके घर वालों ने यह निर्णय लिया कि अभी के अभी इन्हें जाकर किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाते हैं और इनके ऊपर अगर वो चुड़ैल दोबारा हमला करे तो इन लोगों पे उसके हमले का कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करवाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद एक तांत्रिक के बारे में पता चला जो मम्मी के गांव से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे गांव में रहा करता था। मम्मी को और उनकी सहेली को उन्हीं के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने देखा और देखते ही सारी बात समझ गया। वो कहने लगा कि आज रात तुम दोनों को ही यहीं पर रुकना होगा। तभी ही दोनों के ही मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, हमारी बच्चियों की जान से बढ़कर नहीं है, हम लोग रात में यहीं रुकेंगे। उस तांत्रिक ने कहा
कि जो मेरा कमरा है उस कमरे में ये दोनों को आज रात में सुला देना, मैं भी वहीं पर इनके सामने बैठूंगा। दोस्तों, उनके मम्मी पापा तो सब लोग बाहर थे, लेकिन मेरी मम्मी और उनकी सहेली उसी कमरे में छोटे से अंदर सोई हुई थी और तांत्रिक भी अंदर ही था। रात में बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, जो आवाज़ें मेरी मम्मी की भी थी और उनकी सहेली की भी। इस बार भी वो वही बात कर रहे थे और बाहर जितने भी लोग थे, यानी कि उन लोगों के मम्मी पापा, वो लोग डर के मारे घबराए हुए थे कि पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक थी। एक बार को मेरी मम्मी की जो मम्मी थी, उन्हें ऐसा लगा कि आज शायद मैं अपनी बच्ची को खो दूंगी। वो तुरंत ही भागकर दरवाज़ा खोल के अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन सभी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था अंदर से कोई भी आवाज़ें आए, लेकिन फिर भी तुम लोग अंदर मत आना और घबराना मत। मम्मी को सब लोगों ने पकड़ा। कुछ देर के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, दरवाज़ा एक ज़ोर की आवाज़ के साथ खुला और जो तांत्रिक बाबा थे वो बाहर निकले। उनके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। उसे देखकर ये समझ में बिल्कुल साफ आ रहा था कि किसी ने इन्हें नोकीली चीज़ से मारा है, या हो सकता है कि वो नोकीले पत्थर हो। जब अंदर जाकर देखा तो उन दोनों की बेटियां बेहोश पड़ी हुई थीं। एक बार को यूँ लगा कि शायद ये लोग मर चुके हैं। तांत्रिक ने कहा कि ये मरे नहीं हैं, और मैं जितना आसान समझ रहा था ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो चुड़ैल इन लोगों को मारे बिना यहाँ से जाएगी नहीं। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि तांत्रिक ने यूँ कहा, अब इन्हें 6 रात मेरे ही पास रुकना होगा। मम्मी पापा भी इस पर मान गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये आत्मा है या चुड़ैल है। अगली 6 रातों में रोज़ रात में ऐसे ही होता था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती और यूं लगता कि अंदर कोई उन लोगों पे हमला कर रहा है या उन लोगों को मार रहा है। ये बात धीरे धीरे अब लोगों में फैलने लगी और बहुत सारे लोग उस तांत्रिक के पास रात में आ जाते थे, ये देखने के लिए कि क्या वो तांत्रिक उस चुड़ैल से इन दोनों बच्चियों को बचा पाएगा या नहीं। दोस्तों, सारी बातें तो अपनी जगह थी, लेकिन जो आखिरी की रात थी, वो रात में तांत्रिक ने अपने साथ एक और आदमी को बुलाया था और अंदर बैठने के बाद वो लोग कुछ क्रिया करने वाले थे, जिसके बाद रात होते ही वो आवाज़ें आना फिर से शुरू हुई। इस बार आवाज़ बहुत सारे लोगों की सुनाई दे रही थी। यूँ लग रहा था कि कभी कोई औरत की आवाज़ में बात कर रहा है तो कभी कोई आदमी की आवाज़ में। उस तांत्रिक की भी आवाज़ बाहर साफ सुनाई दे रही थी। कुछ समय के बाद जब सब कुछ एकदम ठंडा हुआ, वो तांत्रिक और वो आदमी जब बाहर निकला तो बात यूँ पता चली कि उस चुड़ैल के साथ वहाँ पर और भी चुड़ैलें रहा करती थी उस पेड़ पर, और वही थी जो इन लोगों को जान से मार देना चाहती थी। फिर तांत्रिक ने बताया कि बात कुछ ऐसी थी कि आज जब वो आई तो आज उन सभी चुड़ैलों को हम लोगों ने कैद कर लिया। मेरी मम्मी ने कहा, तो अभी तो मेरी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? उसने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं। उसने एक बोतल दिया, कहने लगा कि ये सारी चुड़ैलें इस बोतल में कैद है, अब इस बोतल को गंगा नदी में बहा देना होगा, तभी ही ये दोनों बच्चियां उस चुड़ैलों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। उसके बाद मेरी मम्मी के जो पिताजी थे वो तुरंत ही वहाँ से गंगा नदी के लिए निकल पड़े और जाकर उस बोतल को गंगा नदी में बहा दिया। मम्मी कहती है कि वो घटना मैं आज तक भूल नहीं पाई, क्योंकि उस घटना के चलते हुए मैंने अपनी 2 सहेलियों को हमेशा के लिए खो दी। दोस्तों, उस घटना के बाद मम्मी की शादी हो गई और फिर मम्मी मेरे पापा के साथ शहर में आ गई, और उसके बाद फिर मम्मी के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं घटा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विकास की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास है। ये घटना तब की है जब हम लोगों ने एक नया घर लिया हुआ था। दरअसल मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उन्हें हर कुछ समय के बाद दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। जहाँ पर उन्हें सर्विस मिलती है उसी जगह पर हमें भी शिफ्ट होना पड़ता है। कहीं साल भर रहते हैं तो कहीं 2 साल। जब हम एक जगह पर पहुँचे तब हमें ये बात पता चली कि वहाँ पर एक डुप्लेक्स घर
जो कि बहुत सस्ते और अच्छे दाम में मिल रहा था। पापा ने कहा कि मेरे रिटायरमेंट का वैसे भी ये आखिरी का 2 साल है, हम ये घर खरीद लेते हैं और फिर यहीं पर रहेंगे। वो लोकेलिटी भी बहुत शांत थी। हम लोगों ने उस घर को खरीद लिया। वो घर के आसपास भी कुछ घर थे, लेकिन जब हम लोग उस घर में जाकर रहने लगे तब हमें ये पता चला कि पिछले 11 साल से इस घर में कोई नहीं रहता है और इसके जो ओनर है वो कहीं बाहर रहते हैं। मैंने कहा कि ओनर बाहर क्यों रहता है और उसकी फैमिली में और कौन कौन है। तभी वो ब्रोकर ने हम लोगों से कहा कि इस फैमिली में सिर्फ अभी वही एक लौते इंसान है जो बचे हैं, बाकी सभी लोगों की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। उसने हम लोगों से ये बात छुपाई थी। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैंने ये नहीं पूछा कि उनकी मौत कैसे हुई। उसने कहा कि आप लोगों को ये घर बहुत अच्छे दाम में मिल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे ले लो। पापा ने भी कहा कि ठीक है, ले लेते हैं। हम लोगों ने उस घर को खरीदा और वहाँ जाकर रहने लगे। कुछ दिन के बाद, या फिर यूँ कहिए कि पहले ही दिन से वो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हम लोग उस आवाज़ को इग्नोर करते थे। ऐसा होता था कि जब भी हम नीचे होते थे तो हमें फर्स्ट फ्लोर पर किसी की आवाज़ आती। यूँ लगता कि कोई भाग रहा है या कोई चल रहा है। उसमें से मेरी एक छोटी बहन थी जिसका ये कहना था कि जब रात में सभी लोग सो रहे थे तभी उसने किचन में किसी को देखा जो किचन में फ्रिज के पास खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वो वहाँ से गायब हो गया। ये सुनने के बाद मैं तो हंसने लगा। मैं मेरी बहन से कहने लगा कि यार तू कुछ भी देखती है, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो मुझे समझाने लगी कि जो भी मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। मैंने फिर भी कई बार उसकी बातों को इग्नोर किया। उसके बाद में एक रात मेरी मम्मी जब अपने कमरे में सोई हुई थी तब वो बहुत ज़्यादा घबराकर एक ज़ोर की चीख लगाकर उठी। घर में जितने भी लोग थे हम सब ही एकदम से उठे और मम्मी के पास गए। मम्मी कहने लगी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा गला दबा कर रखा है, और गला दबाने के बाद यूं भी लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को खींच रहा है, जैसे कि मानो वो मुझे बेड पर से गिरा देना चाहता हो या मुझे नुकसान या चोट पहुंचाना चाहता हो। उसके बाद में मैंने तुरंत ही मेरी मम्मी से कहा कि आप यहाँ से उठो और आप हमारे कमरे में चल कर सो। जब मम्मी और हम लोग सब अपने कमरे में जाकर सोने लगे तभी मेरे कमरे के ऊपर जो कमरा था उसमें से फिर आवाज़ें आने लगी। मम्मी वहीं पर बैठकर चिल्लाने लगे और रोने लगे। तभी हम लोग सभी लोग ऊपर गए। ऊपर हम लोगों ने देखा कि उस कमरे के दरवाजे के बाहर एक कौवा था जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। उस कौवे की शक्ल पूरी लाल थी और उसकी चोंच भी अजीब सी दिख रही थी। वो कौवा मरा पड़ा था और उसका जो खून था वो लाल रंग का नहीं बल्कि काले रंग का था। वो देखने के बाद हम सब और ज़्यादा घबरा गए कि ये कौवा यहाँ पर कैसे आया। हमने पापा से सारी बात कही। पापा ने कहा कि हम चलते हैं और जाकर किसी पंडित या पुजारी जी को दिखाते हैं। जब वहाँ पर दिखाने के बाद हम लोगों को ये बात पता चली कि इस घर में कई सारे लोगों की मौत हुई थी, वो भी रहस्यमय तरीके से। और उसके बारे में जब हम लोगों ने पता किया तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर जो लोग मरे हुए थे उनकी फैमिली में एक औरत के ऊपर किसी डायन का साया था जिसने एक एक करके उस घर के सभी सदस्यों को जान से मार दिया था। और वो डायन का साया अब भी उस घर में है। यही नहीं बल्कि जितने लोगों को उसने मारा था उनकी आत्माएं भी आज भी उस घर में घूमती है, और उस डायन ने उन सभी आत्माओं को अपने वश में कर रखा है। जब हमें ये बात पुजारी जी से मालूम पड़ी तो हम सोचकर दंग रह गए कि इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई थी। फिर उन्होंने कहा कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, पहले तो उन आत्माओं को शांति दिलानी होगी और उसके बाद उस डायन को मैं ठिकाने लगा दूंगा। हम लोगों ने उनकी बात मान ली और हमने कहा कि जितना जल्दी हो सके हमें इससे छुटकारा दिलाओ। अगले ही दिन उन आत्माओं की शांति के लिए पुजारी जी ने एक बड़ी सी पूजा हमारे ही घर में करवाई, जिसके बाद उनकी आत्माओं को शायद हो सकता है कि शांति मिल गई हो। लेकिन असली बात तो अब यहाँ से शुरू होने वाली थी। वो डायन हमें अब ज़्यादा परेशान करने लगी थी। कई बार ऐसा होता कि हमारे जो पंखे होते घर के
वो चलते चलते अपने आप ज़मीन पर गिर जाते, या फिर कई बार तो पंखों की जो ब्लेड्स होती थी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और अगले दिन एकदम सही हो जाती। हम लोग इस बात से भी घबराए हुए परेशान थे। फिर वो पुजारी जी ने कहा कि बस 3 दिन और 3 दिन के बाद हमारा घर बिल्कुल ठीक हो गया। शायद उनकी क्रिया उतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो डायन भी वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद मैंने कई बार पुजारी जी से पूछा कि क्या वो डायन को आपने मार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ डायन या चुड़ैलें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है जो इस दुनिया में कई सालों से रहती है, उन्हें मारना असंभव होता है, तो बस हम ये कर सकते हैं कि उन्हें अपने घर से भगा देते हैं। वैसे ही मैंने भी किया। अब वो डायन से तुम लोगों को किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं। दोस्तों, उसके बाद आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं। ये घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन हमें आज तक फिर वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली घटना की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें करण अरोरा ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम करण अरोरा है। मैं पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। उस समय मेरे पापा वाईफाई का बिजनेस करते थे, जिसके कारण अलग अलग कंपनीज उन्हें कांटेक्ट करते रहती थी उनका प्रमोशन करने के लिए, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण हम प्रमोशन नहीं कर पाते थे और वो कंपनीज भी हमें इतना कम पैसा देती थी जिससे प्रमोशन करना मुश्किल था। एक दिन उन्हें एक कंपनी की तरफ से प्रमोशन करने को मिला, जिसकी प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा बताई गई थी। साथ ही में हमें हिमाचल प्रदेश का टूर भी मिला था। ये सुनकर हम बहुत खुश हो गए, लेकिन इस टूर के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था और मेरे मम्मी पापा के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ गई थी और वो नहीं आ सके। हमें इस बात का बहुत दुख था, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने मेरे एक भाई और 2 बहन जो कि हमारे ही साथ थे उन्हें भेज दिया। हमने उनका सर्टिफिकेट बनवा लिया था। फिर हम सब मिलकर जल्दी से प्रमोशन किए और टूर के लिए निकल गए। लेकिन ये टूर हमारी लाइफ का सबसे भयानक टूर था। जब हम होटल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे, तब हमें एक जंगल से होकर जाना था और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम जंगल से ही गए। अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ था कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हम बहुत डर गए क्योंकि बहुत रात हो गई थी और जंगली जानवरों का भी डर था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और बाहर निकला। गाड़ी का टायर चेंज किया और गाड़ी के अंदर बैठने ही वाला था कि एक आदमी ज़ोर ज़ोर से गाड़ी का शीशा पीटने लग गया और बिजली भी कड़कने लग गई। फिर मैंने तो बहुत तेज़ गाड़ी भगाई। फिर हम होटल पहुंच गए। वहां से हमने सोचा कि चलो मुसीबत गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन हम 3D मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। हम मूवी देखकर होटल वापस आ ही रहे थे कि हमें एक पार्क के अंदर से गुजर कर जाना था। हमने उस पार्क के बारे में बहुत सुना था कि वो पार्क हॉन्टेड है, लेकिन हम हिम्मत करके अंदर चले गए। हमारी गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा। हमने डरते हुए गाड़ी को चेक किया और तभी ऐसा लगा कि मेरी शर्ट को कोई खींच रहा है, लेकिन पीछे जब मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने ये देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर जब मैं अपना काम करने लगा तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरी बहन के पीछे कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया और पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुली। नर्स से पूछने पर पता चला कि मुझे मेरे भाई बहन ने हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैंने अपनी बहन को बताया कि मैंने तुम्हारे पीछे कोई डरावनी सी बूढ़ी औरत खड़ी हुई देखी थी। उसने कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं था जब हम पार्क में थे। फिर उसके बाद मैंने इस पर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डाला। मैं नहीं चाहता था कि वो सब डर जाए और हम सीधा घर चले गए। उसके बाद मैं जब भी उस घटना को सोचता हूँ तब मैं डर से कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना,
मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।